नमस्कार दोस्तों। होप यू ऑल आर वेरी गुड। और आपकी प्रीलिम्स की तैयारी भी जो है अभी अच्छे पेस में स्टार्ट हो गई है। हमारे साथ आप ढल गए हैं और हमारे क्रैश कोर्स को साथ में लेके चल रहे हैं, एक एज ए रिवीजन का टूल इस्तेमाल कर रहे हैं इसको। तो दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर है। और हमने जो लास्ट लेक्चर में एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात की थी उससे एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस और केमिकल रिएक्शंस। जो सवाल पूछे जाते हैं सिर्फ उतने तक अपने को सीमित करेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको पढ़ने के साथ आगे बढ़ेंगे हम। तो हमारा जैसे कि तरीका रहता है केमिस्ट्री पढ़ने का, तरीका यही रहता है कि हम जो है पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं, उसको समझते हैं, उसके बाद कुछ टॉपिक्स डिसाइड करते हैं कि इन टॉपिक से ही इस एरिया में क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर उन टॉपिक को हम थोड़ा विस्तृत रूप से पढ़ते हैं और हमारा जो सॉलिड फाउंडेशन पहले से बना हुआ है, सॉलिड बेस जो बना हुआ उस सब्जेक्ट में, उसको रिवीजन के थ्रू रीइन्विगोरेट करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर मेरी माने तो इस टॉपिक को मैं इसको मॉडरेट कैटेगरी में रखता हूँ, और यू कैन से इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में रखता हूँ। ये टफ कैटेगरी में नहीं आता है। इससे जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टॉपिक से वो सॉल्वेबल रहते हैं और इजी आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं तो मेरा ये एक्सपेक्टेशन है आपसे कि आप जब लेक्चर देख रहे होंगे तो कुछ ऐसे पॉइंट्स जो मैं बोल रहा हूँ या कुछ लिख रहा हूँ और आपको नहीं पता है तो आप उसको ज़रूर नोट कर रहे होंगे। आपके पास एक फैक्ट बुक ज़रूर बनी होनी चाहिए। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपके पास फैक्ट बुक बनी हुई है। इस लेक्चर के दौरान जो भी नई चीज़ आएंगी, जो नया चीज़ अगर मैं बताऊँगा कुछ, तो आप उसको इस फैक्ट बुक में नोट करेंगे और उसको बार बार रिवाइज़ करेंगे। आप ये ज़रूर अभी ये इंश्योर कर रहे होंगे कि आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको मार्क कर रहे हैं एज सच दैट बिफोर एग्जामिनेशन you at least complete that topic, that part of the syllabus at least 5 times, because अगर 5 times आप उसको रिवाइज नहीं करते हैं तो आपका जो रिकॉलिंग पावर है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन वो एकदम रिड्यूस हो जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा क्वेश्चन कहाँ से आया है, आप उसको रिलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए वी विल स्टार्ट द टॉपिक। पहला काम हमारा रहता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आप देखिए, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस से अगर क्वेश्चन आप देखेंगे तो आया है कि एंटी फ्रीज कौन सा यूज़ होता है ऑटोमोबाइल में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि टेम्परेचर पॉइंट एट विच, अब एक ऐसा टेम्परेचर पॉइंट जहां सॉलिड, लिक्विड और गैस एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये भी फैक्चुअल है, ये भी फैक्चुअल है। वाटर इज एन एक्सीलेंट कूलिंग एजेंट बिकॉज ऑफ, देखिए ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा मैं इसको कंसेप्चुअल कैटेगरी में मानूंगा, लेकिन दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन टू अटेम्प्ट। विद द इंक्रीज ऑफ प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस, ये कितनी बार मैंने अपने सारे लेक्चर्स में, चाहे हीट का लिया हो फिजिक्स में, चाहे केमिस्ट्री का कोई लेक्चर लिया हो, उसमें कितनी बार बताया है कि बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन प्रेशर से कैसा होता है। यहाँ भी हम इस क्वेश्चन के साथ ही इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, देखिए इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, ये भी क्वेश्चन जो है ये थोड़ा कंसेप्चुअल नेचर का है। ये क्वेश्चन भी कंसेप्चुअल नेचर का है। बॉइलिंग पॉइंट वाला जो है, दिस क्वेश्चन इज आल्सो कंसेप्चुअल इन नेचर। व्हाट इज कंडेंसेशन, कंडेंसेशन क्या है, ये भी एक मान सकते हैं कि ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत ही कॉमन है। क्लास 7th में भी मेंशन है, क्लास 9th के बुक में भी मेंशन है। मैं एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, तो अगर आपने उसको पढ़ा होगा तो इसका आंसर बहुत अच्छे से और आराम से दे सकते हैं। प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम गैसियस टू लिक्विड और सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड, ये सिंपल जो है ये फेज चेंज की बात करता है। तो हमारा क्वेश्चन जो है, देखिए फेज चेंज से यहाँ एक क्वेश्चन आ गया, एक कंडेंसेशन, ये भी फेज चेंज की बात करता है, राइट। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, ये भी फेज चेंज की बात करता है। तो मोटा मोटी फेज चेंज को समझना हमारे लिए एक टास्क है अभी। उसके बाद देखिए डेंसिटी ऑफ वाटर इज हाईएस्ट, ये तो भाई काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, ये आपको पता भी होना चाहिए, इसका फंडा पता होना चाहिए कि कैसे 4 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो वाटर के लिए एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट का काम करता है। डेंसिटी 0 डिग्री से 4 डिग्री तक इंक्रीज करती है, उसके बाद डिक्रीज करना शुरू हो जाती है। उसके हिसाब से उसका बाकी सारा कैरेक्टर भी डिसाइड होता है। तो ये चीज़, इसके कारण से, इसके होने से बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस आता है और ये एक स्पेशलिटी बन जाती है, ये एक एक्सेप्शन बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल्स इन ए लिक्विड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, ये पार्ट जो है ये केमिकल रिएक्शन का क्वेश्चन है, केमिकल रिएक्शन का क्वेश्चन है। हम केमिकल रिएक्शन में क्या है ना कि ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, बट देखेंगे कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है, मतलब जैसे किस टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उन पे हम एक बार सरसरी निगाह से देखते हुए आगे बढ़ जाएंगे, जितना चीज़ एनसीईआरटी में मेंशन्ड है उसमें। A form of matter has no fixed shape but has fixed volume. Example of this form of matter is, चूंकि ये मैटर का क्वेश्चन था और फॉर्म ऑफ मैटर का क्वेश्चन था, मतलब स्टेट्स ऑफ मैटर का क्वेश्चन है, और कहीं ना कहीं ये फेज चेंज से या फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है उसके मैटर की, उससे रिलेट होता है, इसलिए क्वेश्चन मैंने यहाँ इंक्लूड किया है। ये सब क्वेश्चन जो आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा है हमारे बुक का स्क्रीनशॉट है, और इसका एक्सप्लेनेशन उस बुक से आप पढ़ सकते हैं आप इस लेक्चर को देखने के बाद।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए केमिकल चेंज, तो ये केमिकल चेंज की बात करता है, फेज चेंज है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल चेंज, आप देखिए सारा क्वेश्चन जो है फेज चेंज से ही आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ ए केमिकल चेंज, ऑड वन, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इस बार का क्वेश्चन था 68 का, इसका जो काफ़ी कन्फ्यूजन हुआ था इसको लेके, लेकिन ये जब रैपनिंग ऑफ फ्रूट के बारे में ही काफ़ी कन्फ्यूजन हुआ था, लेकिन ये डायरेक्टली मेंशन्ड है 7th के एनसीईआरटी में। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा भी इसको लेके आगे, तो उसमें पता लग जाएगा आपको। चलिए, ये जो क्वेश्चन है चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली, ये शायद यूपीएससी का क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है, ये हमारे बुक में ही था, और ये क्वेश्चन रिलेट करता है इसी टॉपिक से, इसके लिए इसको बुक में भी इंक्लूड किया गया और यहाँ भी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। इसको बताऊंगा जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तब। ये टॉपिक भी आप देखिए, ये फेज चेंज से ही टॉपिक है, सॉरी ये क्वेश्चन भी जो है ये फेज चेंज से ही पूछा जा रहा है। तो फेज चेंज जो है हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। अब देखिए इन इंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, तो ये जो है ये केमिकल रिएक्शन का है, तो केमिकल रिएक्शन में इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक क्या होता है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे और एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तो ये था हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस से हमको समझ में आया कि कुछ टॉपिक्स ही ऐसे हैं जिनको हमको इसमें पढ़ना है, जिस पे कॉन्सेंट्रेट करना है और जिससे सवाल आते हैं। तो पहला जो है इंपॉर्टेंट है वो ये समझना है कि फेज चेंज वाले चैप्टर को पढ़ना है, फेज चेंज कैसे होता है, क्यों होता है और कौन कौन से इसमें होता है। उसके बाद हम देख लेंगे इसमें कि दो तरह के जो चेंजेस हैं, चाहे फिजिकल चेंज हो और केमिकल चेंज हो, इसके क्या क्या एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। कुछ हम केस स्टडी लेके इसको बात करेंगे, केस स्टडी लेके हम चर्चा करेंगे, जितनी जल्दी हो सके हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद लास्ट वाला जो है, लास्ट वाला चीज़ हम केमिकल रिएक्शन पे बात करेंगे। केमिकल रिएक्शन को हम जल्दी से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और हमारा मेजॉरिटी पोर्शन जो है क्वेश्चंस का इन्हीं 3 एरिया से आएगा आज के टॉपिक में। ठीक है, तो हम आज का टॉपिक ही स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। दोस्तों, आप मैटर से भली भांति परिचित होंगे कि व्हाट इज अ मैटर। मैटर क्या है? मैटर एक ऐसा चीज़ है, और साइंटिफिक वर्ड्स में बोलें तो एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके पास मास है और वो क्या है, एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, कुछ जगह घेरती है और उसमें कुछ भार है, कुछ मास है, तो क्या हो जाएगा, वो मैटर हो जाएगा। अब भाई जब मैटर है किसी चीज़ से बना होगा, किस चीज़ से बनेगा, वो एटम से बना हुआ है, एटम्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। अब जब एटम्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है तो जो एग्जिस्टेंस होगा इसका एटमॉस्फेयर में किसी न किसी फॉर्म में एग्जिस्टेंस होगा। तो क्या है, इसका 3 स्टेट होता है नॉर्मली, और भी ज़्यादा है हमारे लेवल तक, एडवांस लेवल पे और भी ज़्यादा एक स्टेज हो जाता है। हमारे लेवल पे ये 3 फॉर्म में, 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। पहला स्टेट जो है वो है सॉलिड, दूसरा स्टेट जो है वो है लिक्विड, तीसरा स्टेट जो है वो है गैसियस स्टेट। अब जब 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है तो आपका यही सवाल होगा कि भाई साहब आपने ये तो बता दिया कि 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो क्या सॉलिड लिक्विड में बदल सकता है या लिक्विड सॉलिड गैस में बदल सकता है, या क्या ये पॉसिबल है कि गैसियस वाला लिक्विड बन जाए और लिक्विड वाला सॉलिड बन जाए? तो आपका बड़ा सा जवाब होगा हाँ बिल्कुल ये पॉसिबल है। लेकिन क्या ये यूनिवर्सली पॉसिबल है? ये यूनिवर्सली पॉसिबल नहीं है, कुछ ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं हर जगह। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को यूनिवर्सली एज सच साइंटिफिक वर्ल्ड में एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए और ऐसा क्वेश्चन आता भी नहीं है। तो मोटा मोटी हम ये समझें कि दोनों जो सॉलिड और लिक्विड है, लिक्विड से गैस है, जो फेज ट्रांसफॉर्मेशन है वो पॉसिबल है। तो जब फेज ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है तो कैसा फेज ट्रांसफॉर्मेशन होगा और किस तरह से फेज ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल होगा। हम सपोज यहाँ ले लेते हैं सॉलिड, उसके बाद हम लेते हैं यहाँ पे लिक्विड, फिर हम लेते हैं गैस। अब देखिए सॉलिड से लिक्विड बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम सॉलिड से लिक्विड बनाने के लिए हमको हीट करना पड़ेगा। जैसे ही हम हीट करेंगे तो कुछ तो होगा, वो हम आगे समझेंगे, कुछ तो होगा और क्या है, सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमको लिक्विड को फिर से और ज़्यादा गैस में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, लिक्विड को फिर से हीट करेंगे। हम जैसे ही लिक्विड को फिर से हीट करेंगे हम तो क्या है, गैस में तब्दील हो जाएगा। अब हम गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो गैस को क्या करेंगे हम कि ठंडा करेंगे, तो कंडेंस होने देंगे, तो क्या है, ये जो है ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी लिक्विड को और ज़्यादा हम कंडेंस करेंगे या और ज़्यादा टेम्परेचर कम करेंगे या और ज़्यादा कुछ एटमॉस्फेरिक पैरामीटर्स जो है उसमें अल्टर करेंगे तो ये लिक्विड जो है ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको बताने का मतलब है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर इज़ पॉसिबल, ट्रांसफॉर्मेशन इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर जो है ये पॉसिबल होता है। कहने का मतलब कि सॉलिड को आप लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड को आप गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है।
अब जब आप सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करते हैं, तो उसका हम कुछ कुछ एक नाम देते हैं। अब वो एक नाम देख लेते हैं एक एक करके। अब जैसे हम सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसका नाम होता है मेल्टिंग। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो वो मेल्ट हो रहा है, हम क्या बोलते हैं, देखो आइस मेल्ट हो रहा है, आइसक्रीम मेल्ट हो रहा है, ठीक है। तो सॉलिड वाला पार्ट जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। अब लिक्विड से अगर गैस में कन्वर्ट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो वेपोराइज कर रहा है, ठीक है। अगर आप पानी को ज़्यादा देर गर्म करते हैं तो क्या होता है, स्टीम फॉर्मेशन होने लगता है, तो वो स्टीम फॉर्मेशन को जो है हम वेपोराइजेशन कहते हैं। और जो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है इसको वेपोराइज नाम दिया जाता है, प्रोसेस को जो कन्वर्जन हो रहा है उसका। अब अगर गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसका भी एक अलग नाम है, उसका नाम है कंडेंसेशन। अगर गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं। अब लिक्विड से क्या सॉलिड में कन्वर्जन पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप पानी को अगर आइस बनाना है तो आप फ्रीजर में डाल दीजिए, वो आइस बन जाएगा। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फ्रीज। तो सॉलिड को अगर लिक्विड में कन्वर्ट होना है तो वो क्या होगा, उसका मेल्टिंग किया जाएगा। अगर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना होगा तो उसको वेपोराइज किया जाएगा। अगर गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करना होगा तो उसको कंडेंस किया जाएगा। और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करना हो तो उसको फ्रीज किया जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हमसे आप सवाल पूछेंगे कि एक बात बताइए हमको, आप सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस करवा रहे हैं, आप तो ये प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ जाओ, यहाँ से यहाँ जाओ। अगर हमको कुछ ऐसा हो, मेरा मन कुछ ऐसा करे कि हम क्या करें, सॉलिड से हम डायरेक्ट गैस पे चले जाएं, तो क्या यह पॉसिबल है? तो आप बोलेंगे यस, हाँ ये पॉसिबल है। और ये जो पॉसिबल है, ये जो तरीका होता है, ये जो सिस्टम होता है जिसमें सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है, इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। एग्जाम्पल में आप ले लेंगे कैम्फर। जब घर में पूजा होता है तो आप एक आरती के समय में एक वाइट कलर का क्रिस्टल टाइप चीज़ होता है जिसको आप जलाते हैं, जिसको कपूर बोलते हैं। वो क्या है, एक सॉलिड है, जब बर्न होता है तो वो कंप्लीट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। वो जो है कैम्फर जो है, ये इसका सब्लिमेशन हो रहा है, ठीक है। चलिए, जब आपको ये समझ में आ गया कि एक स्टेट्स ऑफ मैटर हैं वो आपस में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, तो आपको ये भी समझना होगा कि जो चेंजेस हो रहे हैं किसी भी मैटर में, वो हो सकता है फिजिकल चेंज हो या हो सकता है वो केमिकल चेंज हो। इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? इसको हम रखेंगे कि टाइप ऑफ चेंजेस कैसे हो रहे हैं, टाइप ऑफ चेंजेस कौन सा हो रहा है। इधर वो क्या होगा, इधर जो होगा वो फिजिकल चेंज होगा, इधर वो क्या होगा, केमिकल चेंज होगा। इसको समझने के लिए आप छोटा सा एक एक्टिविटी कर लीजिए। एनसीईआरटी में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ एक्टिविटी है, हम उसी एक्टिविटी को थोड़ा आपको कॉन्टेक्स्ट बनाने के लिए बताने की कोशिश करते हैं। आप उसको करिएगा मत, बस सुनिए। घर में कोई चाकू है, आप चाकू लेंगे, चाकू का जो ये वाला सिरा होता है, ये नहीं बना, चाकू का जो ये वाला सिरा होता है, इसको आप क्या करिए, इसको आप हीट करिए, इसको आप गर्म करिए। जैसे ही आपको इसको हीट करेंगे तो आपको दिखेगा कुछ टाइम के बाद इसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है, इसका कलर चेंज हो जाता है। तो घर में जो आपका चाकू है उसका आप गर्म करेंगे, ये वाला एरिया आप देखेंगे उसका कलर चेंज हो गया। फिर जब उसको आप ठंडा करेंगे, आप जब उसको कूल करेंगे तो क्या होगा, वो अपने कलर में वापस चला जाएगा, वो रिवर्स बैक हो जाएगा, अपने वापस अपने ओरिजिनल कलर में रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कुछ देर के लिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ देर के लिए यहाँ पे फिजिकल चेंज हो रहा है, फिजिकल चेंज हो रहा है। फिजिकल चेंज क्या होता है हम इसको आगे समझेंगे, पहले आप समझ तो लीजिए फिजिकल चेंज क्या है। फिजिकल चेंज वो है, कुछ देर के लिए इसका जो कलर है वो डिस्टर्ब हो गया था, कलर जो है वो चेंज हो गया था, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कलर चेंज। और कलर चेंज जो है एक तरह का फिजिकल चेंज है। तो अगर फिजिकल चेंज को आप समझना चाहें, फिजिकल चेंज को अगर डिफाइन करना चाहें तो सिंपल चीज़ है कि किसी भी मैटर का अगर शेप चेंज हो, अगर साइज चेंज हो, अगर कलर चेंज हो और अगर स्टेट चेंज हो, इसमें से कोई भी चेंज होता है तो ये क्या होगा, उसके फिजिकल प्रॉपर्टी को चेंज करेगा, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज करेगा। अब जैसे ही कोई फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है तो उसको हम बोलेंगे फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज समझ में आ गई।
कोई भी मैटर का, किसी भी मैटर का अगर हम शेप चेंज करते हैं, साइज चेंज करते हैं, कलर चेंज करते हैं या उसका स्टेट चेंज करते हैं और ऐसे चेंज करते हैं कि ये सारे चीज़ें जो हैं, याद रखिएगा, ये रिवर्सिबल हों, सारी चेंजेस जो हैं रिवर्सिबल हों, ये वापस से अपने पुराने स्टेज पे आ जाए, पुराने कलर पे आ जाए, पुराने साइज़ पे आ जाए, पुराने स्टेट पे आ जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको फिजिकल चेंज बोलेंगे, उसको हम फिजिकल चेंज बोलेंगे। एज़ फॉर एग्जांपल, अब देखिए, पानी को आप गर्म करेंगे तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, आप उसको कंडेंस करेंगे तो फिर से वो पानी बन जाएगा। इसी पानी को आप फ्रीज कर दीजिए तो आइस बन जाएगा, आइस को थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा पे रख दीजिए तो क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट होके क्या बन जाएगा? वो वाटर बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रोसेस जो है वो चलता है, इंटर कन्वर्जन पॉसिबल होता है। और फिजिकल चेंज का सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो होता है, आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है कि जो होता है चेंज रिवर्सिबल चेंज होता है। इसमें कोई नया सब्सटेंस, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, याद रखिएगा, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है इसमें, जो ओरिजिनल सब्सटेंस है उसी का फॉर्म चेंज हो रहा है, इसमें कोई नया चीज़ फॉर्म नहीं होता है। आप नया चीज़ फॉर्म कैसे नहीं होता है? तो आप सिंपल एक जो रबर होता है, रबर बैंड को हाथ में लीजिए, उसको खींचिए तो उसका क्या होगा? साइज़ बड़ा हो गया, उसका शेप चेंज हो गया, आप उसको छोड़ दीजिए, क्या वापस अपने शेप पे आ गया। तो क्या कुछ नया बना? क्या कुछ नया नहीं बना। तो क्या हो जाएगा? वो फिजिकल चेंज का पार्ट हो जाएगा। आप इसमें रबर का एग्जाम्पल ले लीजिए, आप इसमें आइस और वाटर का एग्जाम्पल ले लीजिए। देखिए, आइस क्या हुआ? आइस को मेल्ट किया, वाटर बन गया, वाटर को फ्रीज किया, फिर से आइस बन गया। तो देयर एनी चेंज? नो। हमने जो लास्ट में, फर्स्ट में जो सबसे एग्जांपल देखा था नाइफ का, नाइफ के एज को आपने हीट किया था तो क्या हुआ? उसका कलर चेंज हुआ। कलर चेंज करने के बाद जैसे उसको ठंडा किया आपने, वो वापस से रिवर्स बैक हो गया, वो अपने पुराने कलर, ओरिजिनल कलर में चला गया। तो ये भी जो है, दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ फिजिकल चेंज, राइट। तो लास्ट 10 मिनट में आपने बहुत सारी चीज़ें देख ली कि इससे ये होता है, उससे वो होता है, पानी आइस बन जाता है, आइस से पानी बन जाता है, पानी स्टीम बन जाता है, मतलब कुछ भी हो रहा है ना। तो बाहर से हमको दिख रहा है चीज़, लेकिन जब हम साइंस पढ़ रहे हैं, जब हम विज्ञान सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो क्या हम साइंस के विद्यार्थी हैं? साइंस के विद्यार्थी का एक फंडा होता है, मैं बताता हूँ आपको। साइंस के विद्यार्थी का एक बेसिक जो है ना थॉट होना चाहिए। वो बेसिक थॉट है, उसका एक कंसेप्ट है, उसको है कि उनके दिमाग में क्यों क्या कंसेप्ट होना चाहिए। क्यों क्या कंसेप्ट, हर एक चीज को उसको एक तो क्यों एंगल में सोचो, एक क्या एंगल में सोचो, तभी आप साइंस के विद्यार्थी हो। खैर, अभी ज़्यादा डिले नहीं करेंगे इसमें। तो जब फेज चेंज हो रहा है, हम देख रहे हैं कि अलग अलग तरीके में चेंज हो रहा है, तो ये फिजिकल चेंज जो हो रहा है, इस फिजिकल चेंज को क्या हम थोड़ा इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करें? हम ये कोशिश करते हैं कि आखिर उस मैटर में ऐसा चलता क्या है। जो मैटर है उसके अंदर कुछ तो होगा, कुछ तो चल रहा होगा मॉलिक्यूल्स का। हम ऊपर देख रहे हैं कि फेज चेंज हो रहा है, ये तो सब देख लेंगे, ये तो नॉर्मल स्टूडेंट्स भी देख लेंगे जो साइंस नहीं पढ़ रहे हैं। तो हमको साइंस पढ़ने से फायदा क्या हुआ? तो हमको समझना है ना उसके अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, तो हम उसके अंदर झांक के देखेंगे कि मैटर के अंदर क्या चल रहा है, कैसे फेज चेंज हो रहा है। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल जो होता है हमारे पास एबंडेंस जिस चीज़ का है, उसी को लेके हम टेस्टिंग करते हैं। हम एक बीकर ले लेते हैं, बीकर में हम पानी भर देते हैं। क्यों भाई पानी भरेंगे? 2/3 हिस्सा जो है हमारे यूनिवर्स का क्या है? पानी है। पानी ही एबंडेंस है तो पानी इस्तेमाल करेंगे। तो ठीक है, हम पानी ले लेते हैं, इस यहाँ पे एक हीट करते हैं हम इसको। आप सीधा समझिए, पानी को हम हीट कर रहे हैं। पानी को जब हम हीट कर रहे हैं तो क्या होता है? अब आप कुछ 2-3 कंसेप्ट आपको हम 2-3 ऐसा चीज़ बताएंगे जो शायद आपको पहले से पढ़ा होना चाहिए, लेकिन आप समझने की कोशिश करिए, नहीं समझ आए तो रट लीजिए। जब आप पानी को हीट करते हैं, इसके अंदर क्या है? वाटर है। जब आप वाटर को हीट करते हैं तो क्या होता है? वाटर को जब आप हीट करते हैं तो उस वाटर की कुछ एनर्जी होगी। जब स्टिल रहता है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी। जब आप उसको हीट करते हैं तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। जैसे जैसे आप हीट करते हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ती जाती है। इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है 2-fold, 3-fold, 4-fold बढ़ती चली जाएगी हीट करने पे। तो जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर होता है। वी क्या है? इसमें वेलोसिटी है, स्पीड है, इसमें हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ जाती है तो याद कर लीजिए, अगर समझ नहीं आया तो काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ती है तो जो पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल्स का वाइब्रेशन बढ़ जाएगा। वाइब्रेशन जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, वाइब्रेशन बढ़ जाएगा यानी कि उनका जो स्पीड है वो काफ़ी बढ़ गया।
आप जो हीट सप्लाई कर रहे हैं इसको, तो क्या बोलते हैं कि जो एनर्जी सप्लाइड होता है कभी भी लॉस नहीं होता है, सिर्फ अपना फॉर्म चेंज करता है। जो आप हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं पानी को, कहीं तो जाएगा भाई साहब, वो कहाँ जाएगा, वो जो है वो फॉर्म वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही पानी की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उससे वाइब्रेशन बढ़ेगा, वाइब्रेशन बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगा। जब स्पीड बढ़ेगा तो क्या होगा, जब स्पीड बढ़ेगा तो कुछ मेजर चेंजेस होंगे यहाँ पे, ये समझिए। अगर कोई लड़का है या लड़की है सपोज, अपने एडोलेसेंट एज में है, तो एक हद तक उन पे पेरेंटल एडवाइस काम करता है। जब उनके अपने अंदर का जो विश्वास है वो जागने लगता है तो वो अपने पेरेंटल एडवाइस को तोड़ के घर से बाहर निकल जाते हैं। वही चीज़ यहाँ पे होगा। जब आप एक्सटर्नल हीट सप्लाई करते रहेंगे तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इन दोनों दो मॉलिक्यूल है सपोज, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो जो एक्सटर्नल हीट हम दे रहे हैं, ये हीट अगर ये जो अंदर का जो फोर्स है उसको ओवरकम कर लेगा, ये हीट से जो सप्लाइड एनर्जी है इस एनर्जी को ओवरकम कर लेगा, तो जो बैरियर है आपस में, इंटरमॉलिक्यूलर बैरियर जो है वो तोड़ देगा। वो जैसे ही तोड़ेगा वो क्या होगा, दैट विल ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे ही वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ देगा तो क्या होगा, वो मॉलिक्यूल्स जो हैं, ये सब मॉलिक्यूल्स जो हैं, ये क्या होंगे, अपनी जगह से हिलने लगेंगे, अपनी जगह से हिलने लगेंगे। जैसे ही वो अपनी जगह पे हिलने लगेंगे, वाइब्रेशन तेज हो जाएगा उनका, तो यही वो स्टेज है, यही वो इन्फ्लेक्शन स्टेज है जहाँ पे कोई सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि जो फोर्स है इसके बीच में वो टूट जाएगा, तो ये मॉलिक्यूल कुछ यहाँ चला जाएगा, ये मॉलिक्यूल यहाँ चला जाएगा, और दूसरे मॉलिक्यूल को देखें तो कुछ ये आपस में था, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया। तो क्या हुआ, इसका जो है ये शेप जो है वो अनइवन हो रहा है। अभी ये मॉलिक्यूल किसी भी शेप को अख्तियार करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इसका मतलब यही है कि सॉलिड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म। ठीक है, तो यही वो प्रोसेस है, यही वो तरीका है जिससे आइस जो है वो मेल्ट होता है, किसमें, वाटर में। तो आइस को जब हम हीट करते हैं तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है वो डिस्टर्ब होता है। अगर हमारी हीट एनर्जी जो है एक्सीड करती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, तो जो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स वो टूट जाता है और जो स्टेट ऑफ मैटर है वो चेंज हो जाता है और लिक्विड स्टेज पे पहुंच जाता है। और यही एक पॉइंट है, यही एक स्टेज है जिस स्टेज पे आप समझिए कि जिस स्टेज पे ये सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। मतलब जो मैंने मॉलिक्यूल की बात की, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स जिस पॉइंट पे इसको ब्रेक कर दिया, वही इसका मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा, वही इसका मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। तो किसी भी चीज़ का मेल्टिंग पॉइंट है, ये बताता है कि वो सॉलिड, उस सॉलिड का कितना स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ मतलब डोंट टेक इट इन लिटरल सेंस कि स्ट्रेंथ, आप फिर उसको मैकेनिकल टर्म्स में मत रिलेट करिए कि स्ट्रेंथ तो वो होता है। स्ट्रेंथ का मतलब है कितना हीट को सह सकता है वो। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेंथ का ये मतलब है कितना हीट को सह सकता है, कि किसी भी सॉलिड की प्रॉपर्टी जो हीट को सहने की होती है वो इसका मेल्टिंग पॉइंट डिसाइड करता है। तो मेल्टिंग पॉइंट जो है यही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ने में जितनी एनर्जी लगेगी वही हमारा मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। तो एक चीज़ होता है कि आइस तो आपने मेल्ट करा दिया वाटर में, अब हम अगर क्या करें कि इसी वाटर में हम कंटिन्यूअस हीट देते जाएं, तो क्या होगा। हमने अभी तक सॉलिड से लिक्विड का कन्वर्जन समझ लिया, राइट। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि लिक्विड से गैस में जो कन्वर्ट हो रहा है ये कैसे हो रहा है। तो हमने पानी बना लिया आइस से, अब हम वापस से वाटर को हीट करते हैं। और तो दोस्त, वाटर में अगर हम कंटिन्यूअस हीट देते रहें तो क्या होगा, ये हम समझने की कोशिश कर रहे थे। तो वाटर में अगर हम कंटिन्यूअस हीट देते रहें तो क्या होगा कि वो 100 डिग्री सेल्सियस तक तो टेम्परेचर आराम से इंक्रीज होता रहेगा। लेकिन जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा या अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचेगा तो टेम्परेचर जो है जाके कांस्टेंट हो जाएगा, टेम्परेचर जाके कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये एक सवाल बन गया आपके लिए कि यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों हो रहा है। तो इससे पहले कि हम वो बढ़ें, हम यही वाला प्रोसेस फिर से देखते हैं कि सॉलिड से जब हम लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे थे, ठीक है, तो यही वाला स्टेज हम लेके चलते हैं, फिर ये वाला स्टेज आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो जब हम सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, उस समय हम हीट करते हैं तो हम देखेंगे कि सारा आइस मेल्ट हो गया।
जब सारा आइस जब तक मेल्ट नहीं हुआ, इवन जब टेम्परेचर उसका 0 डिग्री पहुंच गया है हीट करते ही, फिर भी उसका टेम्परेचर एक जगह पे जाके कांस्टेंट हो जाएगा और नहीं बढ़ेगा जब तक कि सारा आइस मेल्ट ना हो जाए। जब पूरा आइस मेल्ट हो जाएगा तब जाके फिर से वो वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू होगा। ठीक है, तो यही चीज़ होता है यहाँ भी। तो ये चीज़ जो हो रहा है, जो हमें एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, वो तो टेम्परेचर तो नहीं बढ़ा रहा है, टेम्परेचर तो बढ़ा नहीं रहा है, तो वह हीट कहाँ जा रहा है? तो वो हीट जा रहा है आइस को मेल्ट करने में, वो हीट जा रहा है फेज चेंज करने में। आपको समझ में आई बात कि सॉलिड से हम लिक्विड कन्वर्ट करा रहे हैं, सॉलिड से हम लिक्विड कन्वर्ट करा रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड थोड़ा थोड़ा कन्वर्ट होना शुरू हो गया। जो टेम्परेचर है लिक्विड और सॉलिड मिक्सचर का, वो जो है वो मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच गया है। उसके बाद भी टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, वो तब तक इंक्रीज़ नहीं होगा जब तक सारा सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। जैसे ही सारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद क्या होगा, टेम्परेचर फिर से इंक्रीज़ करना शुरू हो गया। तो जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट था तब तक जो हीट एनर्जी सप्लाई हो रही थी, दैट वाज बीइंग यूज्ड फॉर फेज चेंज। और यही जो हीट एनर्जी है जो फेज चेंज के लिए यूटिलाइज हो रहा है, वो आपको दिखता नहीं है। जो दिखता नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं, गुप्त चीज़। जो गुप्त है तो गुप्त क्या है, हीट है, तो गुप्त उष्मा है। गुप्त उष्मा है तो उसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट। दिस इज ओनली द लेटेंट हीट। ठीक है, तो इस केस में जो ये लेटेंट हीट होगा, ये कौन सा लेटेंट हीट हो जाएगा, ये हो जाएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। राइट, इसी तरह से हम वाटर को फिर से हीट देंगे। चलिए, वाटर को हम फिर से हीट दिए, क्या हुआ, इसका मटेरियल जो है वो फास्टर मूव करेगा, जल्दी जल्दी मूव करेगा। जैसे ही मूव करेगा वो क्या होगा, उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही वो ब्रेक हुआ तो क्या है, लिक्विड फिर से किस में कन्वर्ट शुरू हो जाएगी, गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ भी कुछ एनर्जी जो हम ही एज ए हीट सप्लाई करेंगे, वो क्या है, वो फेज चेंज में यूटिलाइज हो जाएगी। और ये फेज चेंज में जो यूटिलाइज होगी उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। और ये लेटेंट हीट कौन सा है, ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। ये याद कर लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे एक और कंसेप्ट आता है कि ऐसा टेम्परेचर एट विच, एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाती है, कहाँ पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो उसको हम बोलते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट। राइट, आपको याद रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है ये एक बल्क फिनोमिनन है। समझ में आए तो ठीक, नहीं तो याद कर लीजिए कि बॉइलिंग पॉइंट जो है ये बल्क फिनोमेनन है। इसका मतलब ये होता है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं, ऐसा नहीं है कि एक मॉलिक्यूल में बॉइलिंग होगा दूसरे में नहीं होगा, होगा तो सब में होगा, नहीं होगा तो किसी में नहीं होगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं बल्क फिनोमेनन। और बॉइलिंग पॉइंट जो है ये एक बल्क फिनोमेनन है। राइट, तो इतना सब कुछ जो हम लोग देख रहे थे, अभी हम क्या समझ रहे थे, इससे क्या समझने की कोशिश कर रहे थे, हम तो यही समझने की कोशिश कर रहे थे कि जो टेम्परेचर है बहुत बड़ा फैक्टर होता है फेज चेंज में। फेज चेंज में टेम्परेचर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो इससे पहले कि हम एक दूसरा पैरामीटर एटमॉस्फेयर का लें जो कि फेज चेंज में अपना रोल प्ले करेगा, वो कौन सा है, वो प्रेशर है। प्रेशर भी फेज चेंज में अपना रोल प्ले करता है। तो हमने देखा कि सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट कर सकते हैं हम, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हो सकते हैं, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, और लिक्विड से सॉलिड। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जो है डायरेक्ट जो है सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सब्लिमेशन। इसी को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिपोजिशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिपोजिशन। और जो सॉलिड गैस में डायरेक्ट कन्वर्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। राइट, चलिए, बहुत बड़ा कंसेप्ट आपका खत्म हो गया यहाँ पे। अब चलते हैं हम अगले कंसेप्ट की तरफ। जो अगला कंसेप्ट है वो है प्रेशर। आधा घंटा हो गया, थोड़ा सा आप 2 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, वीडियो पॉज करिए, वापस आइए, फिर से वीडियो चालू करिए। तो अब हम बात करेंगे कि प्रेशर चेंज जो है या प्रेशर जो है वो फेज चेंज कैसे कराता है। प्रेशर फेज चेंज कैसे कराता है। टेम्परेचर क्या
फंडा क्या था फेज चेंज कराने का? आप याद करिए टेम्परेचर कैसे फेज चेंज करा रहा था। वो क्या करता था कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता था तो इंटरमॉलिक्यूलर जो गैप है, जो अट्रैक्शन फोर्स है, वो अट्रैक्शन फोर्स डिस्टर्ब हो जाता था, अट्रैक्शन फोर्स डिस्टर्ब होता था। इसका मतलब क्या है कि इसके बीच का जो गैप है वो इंक्रीज हो रहा है। गैप इंक्रीज हो रहा है तो फेज चेंज अनइविटेबल है। तो यही काम अगर हम प्रेशर से कर सकें तो क्या दिक्कत है? हम प्रेशर दे के दो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस कम कर दें, रिड्यूस कर दें, या अगर हम प्रेशर इंक्रीज करें तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। अगर प्रेशर डिक्रीज करें तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसा भी तो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रेशर का यूज़ जो है फेज चेंज में वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हम आप देखते हैं हमारे आपके घर में जो सिलेंडर आता है, जो एलपीजी सिलेंडर आता है, उसमें क्या होता है, गैस को जो है वो लिक्विड फॉर्म में बंद किया रहता है, गैस को लिक्विड फॉर्म में बनाया रहता है। तो गैस को लिक्विड फॉर्म में बनाने के लिए क्या करते हैं हम, प्रेशर जो है वो इंक्रीज करते हैं और टेम्परेचर जो है हम डिक्रीज करते हैं। तो इससे क्या होता है, गैस गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, ठीक है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आप समझिए, एक अगर हम सॉलिड CO2 की बात करते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, तो क्या होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड पे हम क्या करते हैं, गैस है हमारे पास कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड, इस पे हम हाई प्रेशर देते हैं और इसका टेम्परेचर जो है हम एकदम डिक्रीज़ कर देते हैं। जैसे हम इसका प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं, प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं, टेम्परेचर इसका हम डिक्रीज़ करते हैं, तो क्या होता है, गैस जो है वो बिना लिक्विड बने वो डायरेक्ट सॉलिड बन जाता है, वो डायरेक्ट सॉलिड बन जाता है। और ये जो सॉलिड बनता है इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं, इसको हम ड्राई आइस बोलते हैं। ये जो है हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे गैस जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, राइट। तो समझने के हिसाब से प्रेशर का बस इतना इंपॉर्टेंस भी अगर हम समझ लें तो मोर देन एनफ है, इससे ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है समझना। चलिए अब दूसरे कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा कंसेप्ट जो हमारा है वो उसको हम लेते हैं एज एवापोरेशन। एवापोरेशन में क्या होता है, एवापोरेशन आप समझिए कि किसी भी लिक्विड को अगर आप गैसियस स्टेट में चेंज कर रहे हैं, किसी भी लिक्विड का अगर आप वेपर स्टेट में चेंज कर रहे हैं, वेपर मतलब अगर पानी को आप गर्म कर रहे हैं तो क्या होता है, वो स्टीम में चेंज होता है। तो जो चेंज इन स्टेट होगा, यानी कि जो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा, ध्यान दीजिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट जब हो रहा होगा तो ये कभी बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं पहुंचेगा। हमने क्या देखा था, बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे कोई भी लिक्विड जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। लेकिन जब फेज चेंज की बात होती है, अगर लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है तो अब याद रखिए वो लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं पहुंचा है, क्योंकि अगर बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच गया तो एक्सटर्नल हीट जो है वो तो फेज चेंज करा रही है, तो बॉइलिंग पॉइंट पे कैसे पहुंचा पाएगी। तो जो चेंज ऑफ स्टेट होता है, याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, चेंज ऑफ स्टेट जो होता है, चेंज ऑफ स्टेट इज बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। अगर कोई चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है तो याद रखिए वो चेंज ऑफ स्टेट का जो टेम्परेचर है वो बॉइलिंग पॉइंट तक ही है, वो लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट तक कभी नहीं पहुंचा होगा, ठीक है। एवापोरेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एवापोरेशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं डेली लाइफ के। तो जैसे आप एवापोरेशन, आप शर्ट का एवापोरेशन ले लीजिए, शर्ट आप सुखाते हैं बाहर धूप में तो कितनी जल्दी सूखता है, किस मौसम में जल्दी सूखता है, उस पर मॉइस्चर का इफेक्ट क्या पड़ता है, रेनी सीजन में क्यों नहीं सूखता है, ये सब बातें जो है हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो हम जो है थोड़ा सा फेज चेंज को शिफ्ट कर चुके हैं, थोड़ा सा हीट वाला टच इसमें दे रहे हैं। तो आप बताइए वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फेज चेंज में मदद करते हैं या एवोपरेशन में मदद करते हैं, टू बी स्पेसिफिक। तो अगर हम देखिए सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, अगर हम किसी का सरफेस एरिया बढ़ाते हैं तो क्या होगा, एवोपरेशन जो है वो इंक्रीज होगा। सरफेस एरिया का मतलब होता है कि अगर आप शर्ट को एकदम बंडल बना के आप रख दें ताड़ पे तो जल्दी सूखेगा, या शर्ट को फैला के रखें, मम्मी आपकी बोलती होंगी शर्ट को बेटा फैला के सुखाना, तो इसका क्या होता है मतलब, इसका मतलब ये होता है कि सी इज आस्किंग यू कि बेटा सरफेस एरिया इंक्रीज कर दो। तो वो एक साइंटिफिक वर्ड ना यूज करके कॉमन यूज करती हैं कि शर्ट को फैला दो, फैलाने से क्या होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, तो वो एवापोरेशन रेट जो है उसका इंक्रीज होगा। दूसरा फैक्टर जो
एवापोरेशन को बूस्ट करता है वो ये बूस्ट करता है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एवापोरेशन रेट जो है वो भी इंक्रीज होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जैसे बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगी तो हमने देखा था कि काइनेटिक एनर्जी में बूस्ट मिलेगा। अब जब टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी में बूस्ट मिला तो इससे क्या है, फेज चेंज भी जल्दी हो जाएगा और एवापोरेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं अगला फैक्टर जो एवापोरेशन को और ज़्यादा बूस्ट करता है वो है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी, तो जितनी ह्यूमिडिटी कम होगी उतना एवापोरेशन ज़्यादा होगा। इसको अगर समझना है तो ये समझिए कि आपके पास ये एटमॉस्फेयर है, इसमें कुछ क्षमता है इसकी कि पानी को होल्ड कर सके। अगर ये क्षमता जो है, पानी होल्ड करने की क्षमता जो है, ये अगर सैचुरेशन पे चला गया, वो मैक्सिमम पे चला गया, उससे ज़्यादा वो पानी एटमॉस्फेयर होल्ड नहीं कर सकता है, तो एवापोरेशन नहीं होगा। यही चीज़ यहाँ पे है, ह्यूमिडिटी कम रहेगी, मतलब एटमॉस्फेयर में जो पानी को रखने की क्षमता है वो अभी भी बनी हुई है, सैचुरेट नहीं हुआ है, तो एवापोरेशन जो है वो अच्छा बना रहेगा। अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है तो एवापोरेशन जो है वो कम हो जाएगा। इसीलिए आप देखिए रेनी सीजन में कपड़ा जो है जल्दी नहीं सूखता है, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है ये। अब देखिए चौथा जो है वो विंड स्पीड से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि विंड स्पीड अगर बढ़ेगा तो एवापोरेशन कम होगा या ज़्यादा होगा, क्योंकि एवापोरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि जो एवापोरेशन होगा तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसको विंड जो है बहा के ले जाएगा और वो जो एरिया है वो वैक्यूम हो जाएगा, वहाँ फिर से एवापोरेशन होके पार्टिकल्स जो है वो अपना प्लेस ले लेगी। ठीक है, तो ये चार फैक्टर जो है एवापोरेशन को बहुत बूस्ट करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, चलिए अब हमने एक ब्रॉड फ्रेमवर्क देख लिया एवापोरेशन का कि कैसे क्या होता है। अब हम एक एक दो चीज़ जो है वो क्या करते हैं कि स्टडी टाइप लेते हैं कि जो एग्जाम में पूछता है घड़ा वाला क्वेश्चन है, ये शर्ट वाला क्वेश्चन है, तो इसको कैसे होता है ये चीज़ सिग्निफिकेंस, वो हम केस स्टडी बेसिस पे देखते हैं। पहला हम देखते हैं, पहला एग्जाम्पल जो हम लेते हैं वो लेते हैं नेल रिमूवर का। नेल रिमूवर जो होता है, नेल रिमूवर नहीं, असल में ये नेल पॉलिश रिमूवर है, तो इसको हम जो है इसका दूसरा नाम हम यूज़ करते हैं, जिसको जो बोलते हैं वो बोलते हैं एसीटोन। तो एसीटोन को अगर आप हाथ पे रखेंगे, आप देखेंगे कि जैसे भी हाथ पे रखे वो थोड़ी देर में सूख जाता है और आपको बहुत वहाँ ठंडा फील होता है, यू विल फील वेरी कूल देयर। आप हथेली पे रखते हैं उसको और कुछ देर के बाद वो एवापोरेट हो जाता है, जैसे वो एवापोरेट होता है तो आपको कूल का एहसास होता है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है, तो जो एसीटोन का पार्टिकल है वो आपके हथेली पे तो आ गया, उसके बाद क्या होता है, उसका फेज चेंज होता है, उसका जो फेज चेंज होता है, जो फेज चेंज के लिए उसके पास एनर्जी कहाँ से आएगी, वो फेज चेंज की एनर्जी जो है वो आपके हथेली से लेगा, वो आपके हथेली से एनर्जी लेगा। आपके हथेली से अगर एनर्जी लिया तो क्या होगा, आपके हथेली के पास एनर्जी कम पड़ जाएगा, तो वहाँ ठंडा फील होगा, तो वो एवोपरेट तो हो जाएगा, लेकिन फेज चेंज की एनर्जी जो है वो आपके हथेली से ले रहा है, इसलिए वहाँ ठंडा लगता है। ये भी एक एवोपरेशन का कंसेप्ट है। दूसरा आप देखेंगे कि गर्मी के दिन में छत पे लोग क्या है, पानी छींटते हैं। ये पानी क्यों छींटते हैं? ये पानी इसलिए छींटते हैं कि गर्मी होती है बहुत ज़्यादा, ये क्या होता है, रूफ जो है वो गर्म होता है, हैवीली हीटेड होता है। जब इस पे पानी छींटा जाता है तो क्या होता है कि वो पानी जो है ये रूफ से हीट एनर्जी लेके स्केप हो जाता है। हीट एनर्जी लेके वो स्केप होता है किस फॉर्म में, वेपर फॉर्म में। तो एनर्जी कहाँ से लेता है वो एनर्जी इसी रूफ के जो सरफेस है वहाँ से एनर्जी लेता है और इसको जो है वो कूल कर देता है, क्योंकि इसके पास एनर्जी बचती नहीं है, तो इस तरह से जो सरफेस है वो ठंडा हो जाता है। उसी तरह से आप समझिए, अगर कॉटन क्लॉथ की बात है, कॉटन क्लॉथ जो होता है गर्मी में, है ना, जो कॉटन क्लॉथ गर्मी में आप पहनते हैं तो उसमें ठंडा क्यों फील होता है? देखिए कॉटन की खासियत क्या होती है कि आपके शरीर का जो स्वेट है, जो पसीना है, वो एब्जॉर्ब करेगा। स्वेट एब्जॉर्ब करेगा तो जो स्वेट उसमें एब्जॉर्ब हुआ वो स्केप करना चाहेगा, वो वेपोराइज करना चाहेगा। तो वो जब वेपोराइज होगा तो उसको एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कहाँ से लेगा, आपके बॉडी से लेगा। आपके बॉडी से जैसे ही एनर्जी लेके वो वेपोराइज हुआ तो आपकी बॉडी की हीट को वो एब्जॉर्ब कर लिया, तो आपको जो है वो ठंडापन का एहसास होता है। तो इसी तरह से काम करता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वाला फंडा। ठीक है, तो हमने फिजिकल चेंज और जो चेंज के पैरामीटर्स हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, उसको हमने काफ़ी डेलिबरेटली और काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिवली डिस्कस किया है। अब हम आते हैं अपना अगला टॉपिक जो है हमारा केमिकल चेंज। हम आते हैं अब केमिकल चेंजेस पे। अगर हम केमिकल चेंज की बात करते हैं तो सबसे एक्सटेंसिव एग्जाम्पल जो इसका होता है, आप ले लीजिए एक लाइम वाटर का CaOH होल ट्वाइस जो है, इसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड अगर पास करते हैं तो ये क्या बना देगा, CaCO3 बनाएगा,
प्लस H2O बनाएगा। अभी देखिए जो आपके पास ये है इसको क्या बोलेंगे, इसमें आपने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराया तो ये जो सब्सटेंस बना ये बन गया लाइम वाटर, ये बन गया लाइम वाटर और यह होता है मिल्की। तो ये जो प्रोसेस है इसमें एक नया प्रोडक्ट बन के आया CaCO3, जब हम CaOH होल ट्वाइस को CO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसको जो हम बोलते हैं ये है केमिकल चेंज। क्यों केमिकल चेंज है, तो इसमें क्या हुआ, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होके आया, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होके आया, रिवर्सिबल नहीं है, रिवर्सिबल नहीं है। तो अब हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स लेंगे जहां पे आपको लगेगा कि केमिकल चेंजेस रिक्वायर्ड है। जैसे ओर को हमको आयरन में चेंज करना है तो क्या होता है, डायरेक्ट चेंज हो जाता है क्या, यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शंस आर रिक्वायर्ड। ये केमिकल रिएक्शंस जो है क्या करते हैं, केमिकल चेंज कर देते हैं। तो जो आयरन होता है ओर से केमिकली बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम केमिकल चेंज की बात कर रहे हैं तो कुछ उसमें एसोसिएटेड थिंग्स होते हैं। जैसे अगर केमिकल चेंज होता है तो कुछ केमिकल रिएक्शन होगा, तो उसमें क्या होगा, आइदर हीट या लाइट, इन दोनों में से, या फिर रेडिएशन, कुछ तो इससे रेडिएट होगा। इससे जो है वो साउंड आ सकता है, उसमें जो है स्मेल में चेंज हो सकता है, उसमें जो है कोई गैस का फॉर्मेशन हो सकता है। ये सारी चीज़ें अगर होगी तो आप समझ लीजिए वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा है। तो केमिकल चेंज एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, ज़्यादातर रिवर्सिबल नहीं होता है और उसमें क्या है, कैरेक्टराइज्ड बाय सम पिकुलियर फीचर्स लाइक हीट या लाइट रिलीज होगा, रेडिएशन रिलीज हो सकता है, साउंड रिलीज हो सकता है, स्मेल में चेंज हो सकता है और गैस का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। तो कुछ कुछ एग्जांपल लेते हैं हम केमिकल चेंज का। जैसे मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं हम, अगर मैग्नीशियम रिबन को अगर बर्न करते हैं तो क्या है, वो एक केमिकल चेंज है। अगर हम कोल को, वुड को या जो ट्री लीव्स हैं उनको बर्न करते हैं तो वो केमिकल चेंज होता है। अगर फायरवर्क है उसका एक्सप्लोजन होता है तो वो भी केमिकल चेंज है। फिर अगर कोई खाना है वो स्पॉइल हो जाता है तो वो भी केमिकल चेंज है, ठीक है। आपके शरीर में जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो भी एक केमिकल चेंज है। जो राइपनिंग ऑफ फ्रूट होता है वो भी केमिकल चेंज है। जो फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स है वो भी एक केमिकल चेंज है। तो ये सब एग्जाम्पल जो है ये केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल हैं। और जो क्वेश्चन आता है इससे यही आता है कि चार आपको दे देगा ऑप्शन, इसमें से केमिकल चेंज कौन सा है, इसमें से फिजिकल चेंज कौन सा है, ये चीज़ आपको देता है क्वेश्चन में। तो यहाँ से हमने फिजिकल और केमिकल चेंज से निजात पा लिया है। अब हम जो है केमिकल रिएक्शंस की तरफ बढ़ते हैं। शॉर्ट में उसको 5 से 10 मिनट में केमिकल रिएक्शंस में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ा जाना चाहिए, वो हम पढ़ के आगे निकल जाते हैं। तो सबसे पहला चीज़ समझने वाला ये होना चाहिए इसमें कि अगर आप केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं इसका मतलब होता है कि आप कोई भी दो सब्सटेंसेस को आप रिएक्ट करा रहे हैं, दो सब्सटेंसेस को आप मिला रहे हैं, दो सब्सटेंसेस को आप केमिकल इन्वायरमेंट में रिएक्ट करा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, कोई तीसरा, चौथा या पांचवा या और भी ज़्यादा न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये जो सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलेगी जिससे कि ये फाइंड आउट किया जा सकता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। वो चाहे हो चेंज इन स्टेट हो, या फिर उसके कलर में चेंज हो, या फिर कोई गैस रिलीज हो, या फिर उसके टेम्परेचर में चेंज हो। ये सब पैरामीटर्स जो हैं ये वेरीफाई कराते हैं, ये बताते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ है, कोई केमिकल रिएक्शन तो हुआ है। अब जब केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो कुछ न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा। अब हम देखते हैं कि जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा अलग अलग तरह के रिएक्शन में कैसे अलग अलग सब्सटेंस फॉर्म होता है। सबसे पहला रिएक्शन जो टाइप है हमारा वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है कि जब कोई दो सब्सटेंस आप मिलाएं तो एक तीसरा न्यू सब्सटेंस मिलके फॉर्म होता है, ठीक है। उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है, आप क्विक लाइम लेते हैं जिसको हम CaO बोलते हैं। इसको हम अगर रिएक्शन कराएं पानी के साथ, इसमें पानी मिला दें तो ये एक नया सब्सटेंस बनाता है जिसको हम CaOH होल ट्वाइस बोलते हैं। प्लस इसमें क्या होता है,
हीट रिलीज होता है। तो ये जो सब्सटेंस बना इसको हम स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको क्विक लाइम बोलते हैं। तो ये स्लेक्ड लाइम बना CaOH होल ट्वाइस, ये एक नया प्रोडक्ट बना, इसके लिए हम इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन की कैटेगरी में डालते हैं। फिर से हम अगर यही जो हमारा स्लेक्ड लाइम है इसको हम अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, ये क्या बना लेता है? CaCO3 बनाता है, इसके साथ जो है वो पानी बनाता है। तो ये जो रिएक्शन है इसमें क्या हो रहा है? हर बार एक नया सब्सटेंस फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, ये जो CaCO3 बन रहा है, आप ध्यान रखिए, ये जो CaCO3 बन रहा है ये कैसे बन रहा है? तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है CaOH होल ट्वाइस, इसको हम दीवार पे यूज़ करते हैं पेंट करने के लिए। जब दीवार में पेंट हो जाता है तो दीवार का पेंट क्या होता है? एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके जो दीवार है उस पर एक लेयर बनाता है। एक लेयर बनाता है किस चीज़ का? कैल्शियम कार्बोनेट का लेयर बनाता है। और यही बोलते हैं ना, घर को चूना करा दिया, तो उस पर क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट का लेयर आ जाता है। तो वो जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का पार्ट है। और भी ज़्यादा इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखें तो कोल का बर्निंग, कोल क्या है? कोल को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बर्न कराते हैं, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। फिर अगर हम पानी लेते हैं, सी आई एम नॉट गोइंग टू बैलेंस द रिएक्शंस, ये बस इंडिकेटिव पर्पस के लिए है, प्लीज डोंट आस्क मी टू बैलेंस द रिएक्शंस, क्योंकि यहाँ हम केमिस्ट्री डीप में पढ़ने नहीं बैठे हैं, हम 9-10 का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, वी आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर BPSC एग्जामिनेशन। तो उसमें जो रिक्वायर्ड है वही सिर्फ आपको बताया जाएगा। तो अगर आप हाइड्रोजन लेते हैं, इसके साथ आप पानी इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो क्या बनता है? वाटर बनता है, H2O बनाता है। तो इसको आप बैलेंस करने की नॉट बैलेंस्ड, क्योंकि क्या है? कमेंट बॉक्स में फिर बहुत सारे कमेंट्स, अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं। ठीक है, तो जो पानी बनता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से बनता है। और भी कुछ हम और एग्जाम्पल लें कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, तो जो नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस जिसका CH4 हम मानते हैं, इसको हम रिएक्ट कराते हैं, इसको हम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो क्या बनेगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, इसके साथ वाटर रिलीज होगा और इसके साथ काफ़ी हीट रिलीज होगा। जो हीट रिलीज हो रहा है, तो हीट जिस भी रिएक्शन में हीट रिलीज होता है उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट साइड में हीट हो उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो डाइजेशन जो होता है वो डाइजेशन भी एक तरह का जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही होता है। उसमें क्या होता है? जो ग्लूकोज है C6H12O6, ये रिएक्ट करता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। क्या बनाता है? CO2 रिलीज करता है, उसके साथ H2O रिलीज करता है और एनर्जी रिलीज करता है। जो हमारा डाइजेशन का प्रोसेस है वो भी एक्सोथर्मिक है, वहाँ भी एनर्जी रिलीज हो रही है। अगर हम वेजिटेबल मैटर है, जो आपके घर में कचरा है, वो अगर डिकम्पोज होता है, वो भी क्या है? डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, ये भी जो है एक तरह का क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। राइट, अब हम आगे चलते हैं इससे अगले टाइप के रिएक्शन में। अगला टाइप जो है हमारा, वो टाइप है, उसको बोलते हैं हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें क्या होता है कि जो सिंगल रिएक्टेंट है, जो रिएक्टेंट साइड में सिंगल है, वो ब्रेक डाउन होता है अलग अलग पार्ट में। एज फॉर एग्जांपल FeSO4 को हम लोग बोलते हैं फेरस सल्फेट। इसको जब आप हीट करते हैं, ये टूट जाता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, यानी कि जो फेरस सल्फेट है वो टूट गया Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में। और यहाँ पे आप देख रहे हैं हीट की यूज़ हो रहा है, हीट कंज्यूम हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे इंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या हो रहा है? एक सब्सटेंस है वो 3 चीज़ में टूट रहा है, इसके लिए हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक और डिकम्पोजिशन रिएक्शन लेते हैं जो कि काफ़ी प्रोमिनेंट है, जो हमारा CaCO3 बना था। इसमें फिर से हम अगर हीट देते हैं वो क्या होता है? CaO में प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो CaO है ये कौन सा हो जाएगा? ये क्विक लाइम हो जाएगा। और ये है ये कैल्शियम कार्बोनेट है जो आपके दीवार पे चूना किया गया था। तो यहाँ भी देखिए जो CaCO3 है ये CaO और CO2 में टूट रहा है, यानी कि क्या हो रहा है? ये
डिकम्पोज हो रहा है और ये एनर्जी को यूटिलाइज कर रहा है, एनर्जी रिलीज नहीं कर रहा है, ये यूटिलाइज कर रहा है, इसके लिए इसको हम बोलेंगे इंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अगले टाइप का रिएक्शन अगर हम लें तो अगले टाइप का रिएक्शन होता है, सॉरी ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको रिएक्शन का टाइप दे देगा एग्जाम में और पूछेगा ये बताइए ये कौन से टाइप का रिएक्शन है। तो अगर आपको अंदाजा रहेगा, आप रिएक्टेंट देख सकते हैं और प्रोडक्ट देख सकते हैं, तो अगर आप उसमें मिक्स एंड मैच करा पाए तो आप ये बता सकते हैं बखूबी कि ये कौन से टाइप का रिएक्शन है। तो अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो सपोज एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि Fe प्लस CuSO4 ये क्या देता है, ये देता है FeSO4 प्लस Cu। आई एम नॉट गोइंग टू बैलेंस द रिएक्शन। तो ये क्या है, आयरन है, ये कॉपर है, ये सल्फेट है। तो आयरन जब कॉपर सल्फेट से रिएक्ट होता है वो बना लेता है आयरन सल्फेट और रिलीज कर देता है कॉपर को। तो ये जो है यहाँ पे क्या किया आप समझिए, आयरन ने क्या किया, आयरन गया और इसके SO4 को लेके भाग के एक नया सब्सटेंस बना दिया। तो ये क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, दूसरे रिएक्टेंट के सेकंड पार्ट को ये डिस्प्लेस कर रहा है। इसके लिए इसका नाम जो है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। और शायद ये क्वेश्चन आया भी था, सेम डिट्टो क्वेश्चन आया था एग्जामिनेशन में। दूसरा रिएक्शन अगर आप देखें तो Zn प्लस CuSO4, Zn प्लस CuSO4 ये रिएक्ट होगा तो क्या करेगा, Zn जो है इसके SO4 को लेके भाग जाएगा। तो क्या होगा, ZnSO4 बना लेगा, इसके साथ क्या रिलीज हो जाएगा, Cu रिलीज हो जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं और वो लास्ट एग्जांपल होगा, वो देख लेते हैं कि Pb प्लस CuCl2 ये जब रिएक्ट करता है तो क्या बना लेगा, लेड क्लोराइड और इसमें रिलीज कर देगा कॉपर को। ये जो रिएक्शंस हो रहे हैं किसकी एबिलिटी है किसको डिस्प्लेस करने की, ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है रिएक्टिविटी सीरीज पे। जब हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का लेक्चर देखेंगे वहाँ पे हम इसकी चर्चा करेंगे और वहाँ पे ये समझेंगे कि कौन से मेटल की कैपेबिलिटी होती है कौन से मेटल को डिस्प्लेस करने की। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था। अब अगला रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अगर हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं तो इसका भी एक एग्जांपल से ही हम देख लेते हैं और एग्जांपल ही क्वेश्चन एग्जाम में भी आने वाला है। अगर हम सोडियम सल्फेट की बात करते हैं, Na2SO4 की बात करते हैं, इसको अगर हम रिएक्ट कराते हैं बेरियम क्लोराइड के साथ Na2SO4 प्लस BaCl2 तो ये क्या बनाएगा, ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट में एक रिप्लेस करता है। यहाँ देखिए ये क्या होगा, Na को Cl से मोहब्बत है, Ba को SO4 से है, तो ये अपना अलग से एक कंपाउंड बना लेगा BaSO4 प्लस NaCl। प्लीज नोट इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड। उसके बाद अगला एग्जांपल और अगर हम लेने की कोशिश करें तो ले सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है इसलिए हम आगे बढ़ेंगे और हम आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखिए कि एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, कॉपर प्लस ऑक्साइड ऑक्सीजन को रिएक्ट हम कराते हैं तो ये क्या बनाता है, CuO, हीट यूज़ करता है। प्लीज़ नोट इक्वेशन इज़ नॉट बैलेंस्ड। तो जब हम कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ऑक्सीजन जो है कॉपर के साथ जुड़ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सब्सटेंस जो है, ये सब्सटेंस कॉपर जो है ये ऑक्सीजन को गेन कर रहा है। दिस सब्सटेंस इज गेनिंग ऑक्सीजन, दैट मीन्स इसमें कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसमें कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। वही कोई दूसरा सब्सटेंस है, जैसे CuO बन गया हमारा। अब CuO को हम किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, हीट देंगे तो ये क्या बन जाएगा, Cu प्लस H2O। प्लीज़ नोट ये क्वेश्चन इज़ नॉट बैलेंस्ड। अगर CuO को हम H2 के साथ रिएक्ट कराएंगे और हीट देंगे इसमें तो हम देखिए कॉपर और वाटर रिलीज होता है। तो यहाँ पे देखिए कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन क्या किया, इसके कॉपर को लेके अलग कंपाउंड बना दिया। तो ये जो यहाँ पे है ये विदाउट ऑक्सीजन है। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है, ऑक्सीजन का लूज हो रहा है और हाइड्रोजन के साथ जो है ऑक्सीजन जा रहा है। तो हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन गेन कर रहा है, तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्योंकि हमने देखा था किसी भी चीज़ में अगर ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और कॉपर का यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर इज लूजिंग ऑक्सीजन, सो दिस इज गोइंग रिडक्शन प्रोसेस, राइट। तो इन दोनों रिएक्शन को अगर हम एक साथ लिखें कि CuO को अगर हम रिएक्ट कराते हैं हाइड्रोजन के साथ और देते हैं इसमें हीट
तो ये क्या बना लेता है, कॉपर प्लस H2O। तो यहां पे जो कॉपर का है ये क्या हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है, और हाइड्रोजन का क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये भी पूछता है कि फॉलोइंग रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, ये भी देखा जा सकता है। और इस ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। हम डीप में नहीं जा रहे हैं, ओवरऑल बस बता रहे हैं। रेडॉक्स एक अलग ही दुनिया है रेडॉक्स रिएक्शन को पढ़ने की, ठीक है। तो उसमें डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे हैं, हम लोग बस इतना देख रहे हैं कि एक सिंपल रिएक्शन में रेडॉक्स रिएक्शन हम कैसे डिराइव करें। तो आज का हमारा जो थ्योरी वाला पार्ट है यहीं फिनिश होता है। अब हम देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। देखिए, हमने बात किया था कि एंटी फ्रीज, जो ऑटोमोबाइल में एंटी फ्रीज यूज़ होता है उसमें क्या होता है, तो इसका आंसर जो है वो इथिलीन ग्लाइकोल होगा। इसमें क्या होता है कि जैसे कुछ कंट्रीज़ हैं, जैसे कनाडा टाइप कंट्रीज़ लीजिए, वहाँ पे सर्दी काफ़ी ज़्यादा है। सर्दी इतनी ज़्यादा है कि नॉर्मल टेम्परेचर जो है दैट गोज़ बिलो -50 डिग्री सेल्सियस। तो वहाँ का जो फ्यूल है गाड़ी में वो फ्रीज ना हो, उसके लिए हम वहाँ इथिलीन ग्लाइकोल ऐड किया जाता है। इथिलीन ग्लाइकोल को ऐड करने से क्या होता है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है ना, फ्रीजिंग पॉइंट रिड्यूस कर देता है, उसके फ्यूल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाता है और फ्रीजिंग पॉइंट रिड्यूस हो जाता है। इससे क्या होता है, उसका रेंज ऑफ वर्किंग ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। उससे क्या होता है कि ज़्यादा ठंड में भी वो फ्रीज नहीं होता है, ठीक है। तो ये केमिकल है जो यूज़ होता है एज ए एंटी फ्रीज। दूसरा क्वेश्चन है कि द टेम्परेचर पॉइंट एट विच सॉलिड गैसियस स्टेट में स्टे टुगेदर। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसका अगर सही आंसर आपको पता होना चाहिए, इसका सही आंसर क्या है, ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट, तो ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा कंडीशन है टेम्परेचर एंड प्रेशर का कि जहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों को एग्जिस्ट करते हैं, दैट टू इन अ कांस्टेंट इक्विलिब्रियम, दैट टू इन कांस्टेंट इक्विलिब्रियम। तो आंसर होगा ट्रिपल पॉइंट। अगला क्वेश्चन है कि वाटर इज एन एक्सीलेंट कूलिंग एजेंट। वाटर जो है बहुत बढ़िया कूलिंग एजेंट है, उसका रीज़न क्या है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि वाटर किसी भी चीज़ के साथ अगर जाता है तो क्या होता है, वाटर को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, चाहे हीट होने के लिए या कूल होने के लिए, ठीक है। ना तो जल्दी ये ठंडा होता है ना जल्दी गर्म होता है, ठीक है। तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, ना जल्दी ठंडा होने की ना जल्दी गर्म होने की, तो किसी हाइयर टेम्परेचर वाले चीज़ के साथ अगर वाटर रहता है तो इसके मैक्सिमम टेम्परेचर को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो क्या है, ये कूलिंग करने का काम करता है। तो जो इसका हाई स्पेसिफिक हीट है, जो इसकी हाई स्पेसिफिक हीट है, ये इसको हेल्प करता है कि इसका पर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने में या पर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डाउन करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। इसलिए जो है ये एक्सीलेंट कूलिंग एजेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विद द इंक्रीज ऑफ प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस। अब प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट का क्या रिलेशन है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम इसको समझेंगे 2 मिनट में, और काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है, ये प्रेशर कुकर वाला ही कंसेप्ट है। आपको यहाँ ये चीज़ याद रखना है कि जैसे ही आप प्रेशर बढ़ाते हैं, आप किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ा रहे हैं। ये बिल्कुल ही याद रखना है, और इसी फंडे पे सारा सवाल इससे रिलेटेड बन जाएगा। क्योंकि जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी उस लिक्विड को बॉइलिंग पॉइंट तक ले जाने के लिए, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी बॉइलिंग पॉइंट को ले जाने के लिए, तो उतना ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 26 का आंसर इज ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, ये भी फेज चेंज का क्वेश्चन है। तो केमिकल कंपोजिशन चेंजेस, केमिकल कंपोजिशन डज नॉट चेंजेस, फिजिकल एंड केमिकल कंपोजिशन बोथ चेंजेस, या फिजिकल कंपोजिशन डज नॉट चेंज। इसका आंसर क्या होना चाहिए, ये सोचिए। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि अगर इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर होता है, तो इंटर कन्वर्जन जो होता है वो कौन सा चेंज है, वो जो है एक फिजिकल चेंज है। तो फिजिकल चेंज का कैरेक्टरिस्टिक आपको मालूम होता है कि क्या उसमें केमिकल चेंज नहीं होता है, वो रिवर्सिबल होता है। तो जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज नहीं होता है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर में, राइट। अगला देखते हैं, व्हाट इज़ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन के बारे में आप बहुत बार बताया, और वो जो मैंने एक फ्लोचार्ट बनाया था एक स्टेट ऑफ मैटर से दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में, उसमें आपको पता लगा होगा कि जो वेपर है उसको हम कूल करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं,
कॉन्डेंसेशन बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम गैसियस टू लिक्विड और सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड। गैस से लिक्विड में बदल रहा है, तो गैस से लिक्विड में बदलने के लिए आपको कंडेंसेशन चाहिए। आप सीधा कंडेंसेशन पे मार दीजिए, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है इस समय। डेंसिटी ऑफ वाटर इज हाईएस्ट एट टेम्परेचर ऑफ, इसमें 4 डिग्री सी जो है वाटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वाटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे हर बार एक न 2 सवाल बनने का बहुत चांस रहता है और ये कोर कंसेप्ट है वाटर के डेंसिटी वाला। फॉर्मेशन ऑफ ए गैस बबल्स इन लिक्विड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड। ये जो है वो थोड़ा केमिकल रिएक्शन का क्वेश्चन है। जो गैस बबल बनते हैं लिक्विड में केमिकल रिएक्शन के दौरान उसको बोलते हैं एफरवेसेंस, ये याद रखिएगा। अ फॉर्म ऑफ मैटर विच हैज़ नो फिक्स्ड शेप बट इट हैज़ फिक्स्ड वॉल्यूम, एन एग्जाम्पल ऑफ दिस फॉर्म ऑफ मैटर इज, इसमें जो है वो हो जाएगा केरोसिन। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए केमिकल चेंज। केमिकल चेंज का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो आपको यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में बताया था कि जो फिजिकल चेंज है उसमें क्या क्या होता है। जो फिजिकल चेंज है उसमें फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक चेंज होता है, उसमें जैसे शेप, साइज, कलर, स्टेट ऑफ सब्सटेंस चेंज होता है, वो क्या है उसका फिजिकल प्रॉपर्टी है। जनरली क्या होता है, ये रिवर्सिबल होता है, उसमें टेम्पररी चेंज होता है, कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है इसमें, ठीक है। उसके बाद इसमें जो एग्जाम्पल आप मेनली कंसिडर कर सकते हैं, आइस वाटर एग्जाम्पल जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल है। अगर केमिकल चेंज की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ऐसा चेंज जिसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, क्या होता है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी दोनों बदल जाएगी क्योंकि सब्सटेंस ही नया फॉर्म हो गया, ठीक है। उसके बाद आप इसमें ले सकते हैं तीसरा चीज़ कि केमिकल जो चीज़ है, जो केमिकल चेंज है वो हमेशा इरिवर्सिबल होता है। यहाँ क्या था, यहाँ रिवर्सिबल था। उसके बाद आप देखेंगे कि न्यू सब्सटेंस तो फॉर्म होता ही है क्योंकि नया चीज़ बन जाता है। इसमें प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, आइदर एनर्जी इन्वॉल्व होती है या एनर्जी रिलीज होती है, कुछ तो इसमें एनर्जी का ट्रांजिशन होता ही होता है, ठीक है। उसके बाद इसको एग्जांपल जो है आप देख सकते हैं कि रस्टिंग, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, डाइजेशन ऑफ फूड, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ये सब जो है वो केमिकल चेंजेस में आएगा। तो ये फिजिकल और केमिकल चेंजेस के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को बनाने में, क्वेश्चन को इवैल्यूएट करने में। जब भी आप फंसते हैं तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। तो केमिकल चेंज में का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो आप देखिएगा कि केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होता है, बिल्कुल सही। न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, बिल्कुल सही। नो न्यू नेट चेंजेस इन्वॉल्व, इसको रुक जाते हैं। इट इन्वॉल्व्स एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, बिल्कुल सही। तो जो नो नेट चेंज इन एनर्जी है ये बिल्कुल नहीं होता है क्योंकि इसमें मैंने बताया कि चाहे हीट रिलीज होगा चाहे हीट एब्जॉर्ब होगा, कुछ तो ज़रूर होगा उसमें हीट का ट्रांजिशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल चेंज। अब पूछ रहा है कि केमिकल चेंज कौन है फॉलोइंग में। अभी आप देखिए, कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड बताया गया आपको, फ्रीजिंग ऑफ वाटर नहीं है, वाटर इज हीटेड अप नहीं है, तो ये दोनों है ना, आंसर ही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंज। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, तो ये बहुत सिंपल है। इसका जो आंसर है आप देखेंगे तो ये और ये जो है ये दोनों फिजिकल चेंज है, और सावरिंग ऑफ मिल्क यानी कि ये जो है सिर्फ केमिकल चेंज है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, काफ़ी प्रोबेबल क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए। डिटेक्ट द ऑड वन, ये 68 बीपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। सॉरी, इसमें अगर आप देखेंगे तो बर्निंग ऑफ कोल, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, सेटिंग ऑफ सीमेंट, ये तीनों जो है वो क्या है, केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज है। ये कंप्लीट जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, सब में एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, हीट रिलीज होता है, इसलिए ये सेम टाइप का चीज़ है। तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा, नन ऑफ द अबव हो जाएगा, क्योंकि तीनों एक टाइप का ही है। इसका अगर ऑड वन पूछ रहा है, मतलब कि कौन सा इसमें ऐसा है जो एक दूसरे को मैच नहीं करता है, तो सब एक दूसरे को मैच करता है, इसलिए ऑड वन आउट इसमें कुछ होगा ही नहीं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको हमारे बुक में मिल जाएगा, जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बुक है प्रीलिम्स का, उससे ही लिया हुआ। ये उसके प्रैक्टिस सेट में है, उसके प्रैक्टिस सेट में शायद ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। तो इसको अगर आप देखेंगे कि ये चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन, ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड, डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन,
इसको ये भी मैंने बताया डिपोजिशन वाला फंडा। फेनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर अबव इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड वेपोरेशन। ये मैंने मेंशन किया था कि जब वेपोराइजेशन होगा तो बॉइलिंग पॉइंट से हमेशा टेम्परेचर जो है वो कम रहेगा, कभी भी बॉइलिंग पॉइंट को क्रॉस नहीं करेगा। तो ये जो है गलत हो जाएगा। अब थर्ड को काटेंगे तो इसको काट दिए, और फोर्थ देखते हैं द चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूजन। ये बिल्कुल सही, हमने लेटेंट ऑफ फ्यूजन वाली बात की थी आइस से वाटर वाले में, तो इसका आंसर जो है ये सी होना चाहिए। ठीक है, दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन, दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन, और हमने सारे कंसेप्ट ऑलरेडी अभी ही देख लिए हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। तो इंडोथर्मिक के बारे में हमने आपको बताया था कि इंडोथर्मिक जो वैसे रिएक्शन होते हैं जिसमें हीट इन्वॉल्व होता है, उसमें रिलीज़ नहीं होता है, हीट रिलीज़ नहीं होता है, इसमें हीट इन्वॉल्व होता है। तो ऐसा रिएक्शन कौन सा है जिसमें जो है हीट इन्वॉल्व हो रहा है, रिलीज़ नहीं हो रहा है? तो अब देखिए तो इसका आंसर जो है हीट एब्जॉर्ब होने वाला। इवॉल्व वाला तो एक्सोथर्मिक हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज तो होना ही नहीं है, इसमें तो अलग ही चीज़ है, लाइटर, ये दोनों का कोई मतलब नहीं है। हीट एब्जॉर्ब, हीट इवॉल्व अगर है तो एब्जॉर्ब वाला चीज़ में इंडोथर्मिक हो जाएगा। अगर वहीं यहाँ पे एक्सोथर्मिक दिया रहता तो ये हो जाता हीट इज़ इवॉल्व, सही आंसर होता। इसमें हीट इज़ एब्जॉर्ब जो है वो सही आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर भी क्लोज हो गया। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।